पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके इसे सीज फायर में कन्वर्ट करा लिया जाए। चर्चा है हलकों में कि 45 दिन के सीज फायर के अनाउंसमेंट की सूचना मिल सकती है। हो सकता है कि ट्रंप आज रात को आए तो ये कह दें कि ईरान खुद 45 दिन के लिए तैयार हो गया है। आप कहेंगे कि ईरान तो इनके मजे ले रहा है, तैयार कैसे हो गया? और ये ट्रंप जिस तरह की भाषा का प्रयास कर रहे हैं, ईरान तो तैयार ही नहीं हो सकता। इसके पीछे की भी गणित है और उसको मैं आपको आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुखिया के बयान से सुनाऊंगा कि ईरान तैयार होने के पीछे संभावनाएं क्या है, वो भी हम लेकर चलेंगे। खैर, इस बीच में जब इन्होंने इस तरह की बातें लिखी तो साथ में ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई वो भी जान लीजिए। ट्रंप जब ये धमकाते चले जा रहे थे तो देखो, ईरान भी जानता है कि इस तरह की धमकियां बहुत ज्यादा काम आने वाली तो नहीं है, लेकिन वो भी अपने हिस्से की पूरी मेहनत करता है। इन्होंने अपना टाइम दिया तो ईरान वालों ने अपना टाइम दिया। ईरान वालों ने साफ कहा कि सर, अगर आपको 1% भी गलतफहमी है कि आप हमारे साथ कुछ बड़ा बुरा कर दोगे तो हम आपको अब एक और प्लस में पहलू देते हैं। पहला, अब तक टेंशन थी कि हम आपके पश्चिम एशिया के देशों को तबाह करते, अब हम एक बात और ऐड कर रहे हैं कि जो बाबे मंडल करके जो आपकी स्टेट है, अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पकड़ के बैठे थे हम, अब हम आपको दूसरी स्टेट की धमकी देते हैं। अब अरब सागर से स्वेज कैनाल को जोड़ने के लिए या लाल सागर को जोड़ने के लिए जो बाबे मंडल करके स्टेट है जो यमन के किनारे से होकर निकलती है, हम वहां से भी नहीं निकलने देंगे अगर हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। ईरान ने साफ साफ समुद्री रास्तों को निशाना बनाने के लिए बाब अल मंडेब करके जो इनकी वो कैनाल है, वो सॉरी स्ट्रेट है, उसके लिए इन्हें धमका दिया और साफ साफ कहा कि अगर आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो आप इसके घातक परिणाम भुगतेंगे। वर्ल्ड में अभी 20% ही ट्रांजिट अटका है, अब ये बढ़कर 30% हो जाएगा और ये अपनी तरफ से बाहर निकलकर इन्होंने बढ़िया अमेरिका को अपनी तरफ से हूल दे दिए। साथियों देखो, ये तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन खाड़ी को इस मतलब अपने अरब सागर से जोड़ती है। इसको अभी ईरान ने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। कोई जहाज निकलता है गोला मार देता है। जहाजों ने निकलना रोक दिया क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि जहाजों के पास क्षमताएं नहीं है या दुनिया के देशों के पास ताकत नहीं है, लेकिन जो वो लेकर जा रहे हैं वो बड़ा इन्फ्लेमेबल आइटम है, उसमें आग लगते ही सारा खेल खराब हो जाएगा। ऐसे में यहां से होकर के माल जाना बंद हुआ। इसके बाद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक विकल्प निकल कर आया था, बाबे मंडल। हालांकि विकल्प नहीं था, अगर आपको स्वेज कैनाल, देखिए ये लाल सागर है, यहां पर स्वेज कैनाल है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। स्वेज कैनाल मतलब इससे अगर आप निकलते हो यहां से तो फिर आप भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हो, मेडिटेरेनियन सी से ही आप यूरोप में एंट्री करते हो। तो असल में यूरोप जाने का जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते से लगभग 10% ट्रेड होता है तेल का। तो आप इसे ऐसे समझिए, देखिए ये भूमध्य सागर है जिसमें इटली, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे देश जुड़े हुए हैं। इन्हें अगर भारत से व्यापार करना होता है तो एकमात्र यही रूट है जिसके थ्रू व्यापार होता है। यहां से 10% ग्लोबल जो व्यापार है उसका 10% यहां से होता है। लगभग 60 से 70 लाख बैरल तेल यहां से आवाजाही होती है। स्वेज कैनाल के जरिए ही यूरोप एशिया से कनेक्ट करता है। ये रहा यूरोप और अपन बैठे एशिया में, तो यह यहीं से होकर आता है। इसको इन्होंने टारगेट बनाने की बात कर दी। क्या ये बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे? असल में ईरान जब यहां से नीचे उतर के डियागो गार्सिया तक गोला फेंक सकता है तो ईरान के द्वारा यहां पर गोला फेंकना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। क्या ईरान इतना प्रिसाइज जगह अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहां पर कोई आयरन डोम या फिर पैट्रियट मिसाइल नहीं खड़ी है। वो तो यहां जाते हुए जहाजों को निशाना खुद से भी बना सकता है। और इस यमन नामक देश में ईरान के सिंपैथाइजर प्रॉक्सीज बैठते हैं हूती नाम से। उन हूतियों को कहा जा सकता है कि आप यहां पर गोला बरसाएं। तो एक प्रकार से यह बात होती दिख रही है। और क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल है, क्योंकि यदि यह रास्ता बंद होता है तो फिर ट्रेड के लिए एक ही रास्ता बचेगा और वो ये है कि यूरोप के देशों को रोटरडैम नीदरलैंड वाले रास्ते से होकर केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका होते हुए लौटना पड़ेगा, जो कि कम से कम यात्रा के दिनों में 9 दिन की वृद्धि कर देंगे। और नॉटिकल माइल्स में बात करी जाए तो 3,500 समुद्री मील यात्रा के लिए बढ़ जाएंगे, तब जाकर यात्रा हो पाएगी। यानी दुनिया के ऊपर बहुत सा संकट आ जाएगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि यमन के हूतियों ने 2 तारीख के दिन ही कह दिया था कि हम अब बाबे मंडल पर हमले करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कुछ समय पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनके चलते आप और हमने इस विषय पर पहुंच करके कंक्लूड किया था कि ये अब मैड हो चुके हैं या फिर उसका नाटक कर रहे हैं। इसे एक मैडमैन थ्योरी के रूप में हम लोगों ने और आपने डिस्कस किया था। कहा था कि रिचर्ड निक्सन कुछ इस तरह की हरकतें किया करते थे। हमने बताया था, जिस तरह से ये बात करते कह रहे थे कि भाई अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर चाहे सेक्स की ही बातें कर लो। ये आपके सामने हमने चर्चा में लिया था सेशन। फिर ये उसी सेशन में एक जानकारी और दिए थे उस जानकारी के सत्र में, और कह दिए थे कि साहब क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी के, उनके द्वारा ये अश्लील भाषा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने बयान में ये तक कहा था कि देखो भाई, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाऊंगा, जिसको खुलवानी है खुलवा लो, हमारे पास तो बहुत तेल है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाकर इन्होंने दुनिया को यह कहा था
कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल है, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाना। इसका मतलब सिंपल था कि साहब अमेरिका ईरान से पीछे हट रहा था। ये सारे के सारे प्रयास भी जब हो रहे थे तब भी मैं आपसे एक ही लाइन बोल रहा था कि ये कुछ और नहीं अपितु प्रेशर पैदा करने की तकनीक है। पहले दुनिया पर प्रेशर पैदा करो, सीज फायर की बात करो, फिर हमले की धमकी दे दो। ये सारी वो हरकतें हैं जो मैडमैन में एक सेट बैठती हैं कि अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल रखो। आज इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, असल में कल किया इन्होंने, आप और हम आज सेशन कर रहे हैं। हालांकि हमने ट्विटर पर इसे कल ही अपडेट कर दिया था, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दिया था, पर आज डिटेल में कल के बाद आज के सारे युद्ध अपडेट्स को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल शाम को इनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर ये जिस तरह की बातें बोलते हैं, शब्द है क्रेजी बास्टर्ड। इस तरह की बातें ये ईरानियंस के बारे में बोलते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द पढ़ा लिखा पढ़ा जा सकता है, बोलने में फिर से बड़ा ही अश्लीलता का भाव पैदा करता है। ये एफ वर्ड और ये बी वर्ड के जो शब्द हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ईरान के खिलाफ यूज किए गए, जिसे अनहिंज्ड मैड मैन कह करके अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, द गार्जियन न्यूज पेपर जो काफी प्रतिष्ठित अखबार है, उसने भी अब इस नाम को मैडमैन को उठा लिया है। आप और हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी, पगला गए हैं ट्रंप। इसके बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल्स के साथ मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब मैंने इस बात को बहुत तेजी से रखा कि हम इसको पागल क्यों कह रहे हैं। अब फाइनली ये हेडलाइन है अनहिंज्ड मैडमैन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ट्रंप के बारे में बात हो रही है। क्या पगलाने की हरकत की इन्होंने? अगर तारीख के साथ चलते हुए देखा जाए तो साथियों, इन्होंने कुछ इस तरह की लाइन लिखी, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे। ये याद है, ये वही वाला पावर प्लांट है जिसके बारे में इन्होंने शुरुआत में जब तोड़ने की धमकी दी थी तब ईरान ने कहा था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ दूंगा, आपके पश्चिम एशिया के मित्र राष्ट्रों के पावर प्लांट पर हमला करा जाएगा ट्यूसडे के दिन, और ब्रिज डे मतलब पावर प्लांट और पुलों पर हमला होगा। ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द एफ वर्ड स्ट्रेट यू क्रेजी बी वर्ड और यू विल बी लिविंग इन हेल। ये जो शब्द और इसके अंदर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने किया, ये घटना 5 अप्रैल 2026 की है। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये बहुत गुस्से में रहे होंगे, कहा कि या तो तुम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। अब इस बात का विश्लेषण एक बार के लिए किया जाए तो एक सीधी सी बात पता चलती है, फिर हम और डिटेल में चलेंगे कि अभी फिर से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। यही ट्रंप आज से 2 दिन पहले कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इन पर प्रेशर फिर से पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और ये फ्रस्ट्रेशन में ईरान को भला बुरा कह रहे हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन बातों में कर रहे हैं। इसके बाद में ईरानियंस इनके मजे लेने उतर आए और उन्होंने कहा सॉरी सर, हम चाबी भूल गए, हम चाबी फ्लावर पॉट के नीचे रखकर बैठ गए। उसका भी आज डिटेल विश्लेषण करेंगे। ईरानियंस ने इनकी धमकी को दरकिनार करते हुए इजराइल के शहर हाइफा पर हमला कर दिया और वहां पर 2 लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ी सुर्खी बनी। इसी बीच में एक सुर्खी और है जिसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी, और वो ये कि खमनेई के चले जाने के बाद मुज्तबा खमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर बने, लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक इनको आज देखा गया एक कमांड सेंटर में, जिसमें ये दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। इन सभी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। लेकिन जहां तक बात हो ट्रंप की धमकी की, तो वो ट्रंप की धमकी एक दिन सरक गई है। वो एग्जीक्यूट हो जानी थी मंडे के दिन, अब वो ट्यूसडे के दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, और ये ईस्टर्न टाइम लिखकर की गई है। इसका मतलब है कि आप जब भी इनके ट्वीट पढ़ें तो 11 घंटे इसमें जोड़ लें, तब जाकर आपको भारतीय समय लगेगा। तो अगर 8 PM ट्यूसडे बोला गया है तो वेडनेसडे के अंदर सुबह की तरफ 7 AM के आसपास आप कुछ भी बड़ी सूचना सुनने को मिल सकती है। तो ट्रंप का ये ट्यूसडे प्लान क्यों हुआ? पहले जो घटना हो जानी थी मंडे के दिन, वो ट्यूसडे को क्यों हो गई शिफ्ट? 24 घंटे का समय क्यों दिया गया? इन सारी बातों पर आज डिटेल में तब से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को संचित करके आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। बढ़ते हैं आगे। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपके पास इंस्टेंट अपडेट लाते हुए YouTube पर वीडियो नहीं लाते। इसका तर्क होता है कि YouTube पर बहुत सी बातें इकट्ठी हो, तब एक ही बार में आपको सारी बातें बता दी जाएं। लेकिन आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा जैसे ही कोई घटना आती है उसे वेरीफाई करने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। आप वहां से इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने 2 खबरें हैं। एक बार के लिए इन दोनों खबरों को रिलेट करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये दोनों बातें
डिस्कस की थी। आपको याद होगा बीते दिन हमने आपके सामने चर्चा करते हुए कहा था कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये 5 अप्रैल का सेशन था। हमने जिस दिन किया था 4 अप्रैल की बात को 5 अप्रैल को आप तक पहुंचाया था। ट्विटर पर हम सेम डे ले आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इकट्ठा हो जाती है तब जाकर 20-25 मिनट का आपके पास जानकारी लेकर आते हैं। तो भाई साहब इन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था और उसी समय पर अमेरिका ने यह भी बताया था पब्लिकली कि हमने अपने सैनिक बचा लिए हैं। तो हमने अपनी पाठशाला पर इस जानकारी को आपके साथ साझा किया था। तो अब मैं आपको उसी जानकारी के पास लेकर चल रहा हूं जब 48 घंटे वाली बात थी। असल में क्या था, 4 अप्रैल को ये ट्रुथ करके हैंडल है इनका, मतलब सोशल मीडिया चैनल है। जैसे ट्विटर होता है यानी जिसको आप एक्स बोलते हैं, ऐसे ही ट्रंप ने अपना बना रखा है ट्विटर और उसका नाम ट्रुथ है। जैसे फेसबुक है, ऐसे ट्रंप का अपना एक सोशल मीडिया मतलब एप्लीकेशन है जिसका नाम ट्रुथ है। उस पर ट्रंप ने अपनी तरफ से सूचना दी 4 अप्रैल के दिन शाम 7:30 बजे कि मैं 48 घंटे के अंदर यदि ईरानियंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं नरक मचा दूंगा ईरान में। 48 घंटे का कैलकुलेशन क्या था? तो कैलकुलेशन ये था कि 6 तारीख के दिन अमेरिका द्वारा बताए हुए सीज फायर का ऑप्शन दिए हुए 10 दिन पूरे होने जा रहे थे। तो इन्होंने 4 तारीख को 6 तारीख का नाम लेते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो टेक्निकली आज आप 6 तारीख में हमें सुन रहे हैं, कल सुबह 7 बजे अगर इनकी बातों को माना जाए तो कल सुबह 7 बजे तक ईरान पर हमले हो जाने चाहिए थे, मंगलवार सुबह तक हमले हो जाने चाहिए थे। ठीक है, ये इनके अपडेट के हिसाब से 48 घंटे जोड़कर 48 घंटे पहले जोड़े गए तो अमेरिकी टाइम निकला, फिर उसमें हमने 11 घंटे और जोड़े तो इंडियन टाइम निकला। ठीक है साहब, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 48 घंटे 7:35, इसी 7:35 को अगर लिया जाए तो अगर हम इसमें 48 घंटे जोड़ते हैं तो ये बनता है 6 अप्रैल का 7:35 और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बदलते हैं तो 11 घंटे और अराउंड जुड़ते हैं तो ये बनकर आता है आपको मतलब 11:30 घंटे के आसपास का अंतर। तो ये 7 अप्रैल ट्यूसडे निकल कर आता है, यानी कि कल सुबह हमला होना प्रस्तावित था।